नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे हम यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने बात करा था यूनाइटेड नेशंस के बारे में, तो इनके एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी होते हैं जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है। जैसे कि लिए फर्स्टली आपको मैं नाम बता देता हूँ। जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है सेक्रेटेरिएट, चौथा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पाँचवा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, छठा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में आप जानते होंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में थोड़ा एक फेमस नाम है, तो हम बात करते हैं इन सब के बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल असेंबली का। ये मैंने आपको फोटो दिखाया है। जनरल असेंबली का मतलब होता है महासभा, जो कि यूएन के जितने भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ स्टेट हैं, वो सारे मिलके एक कोई भी ऑडिटोरियम या फिर जो भी इनका ऑफिशियल जो प्लेस होता है वहाँ पर ये लोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं जनरल असेंबली। तो मैंने जनरल असेंबली का आपको सिंपली एक फोटो दिखाया है। उसके बारे में बात करते हैं जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली होता क्या है? द मेन बॉडीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर द जनरल असेंबली। जो यूनाइटेड नेशन की जो मेन बॉडीज़ है वो जनरल असेंबली है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन सेक्रेटेरिएट है। ये जितनी भी हैं सारी 1945 के अंदर ही फाउंड हुई थी। तो सबसे फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं जनरल असेंबली के बारे में। तो जनरल असेंबली का मेन मोटिव क्या है? वो डेलिब्रेटिव है, पॉलिसी मेकिंग है, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ द यूएन है। यूएन का एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, या कोई भी पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी है तो वो सारी जनरल असेंबली के अंदर रहती है। जनरल असेंबली हम जैसे बेसिकली समझ सकते हैं महासभा के रूप में, जहाँ पर लोग सारे इकट्ठे होकर कोई भी पॉलिसी मेकिंग करेंगे या कोई डिस्कशन करेंगे किसी इशू के बारे में, वो सारा एक जनरल असेंबली के रूप में काम माना जाएगा। तो ऑल 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन द जनरल असेंबली। सारे 193 मेंबर जितने भी यूएन स्टेट के, वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं जनरल असेंबली को। ईच ईयर, हर साल के अंदर क्या होता है, सितंबर के अंदर द फुल यूएन मेंबरशिप मीट इन द जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क फॉर एनुअल जनरल असेंबली सेशन एंड जनरल डिबेट विच में हेड्स ऑफ द स्टेट अटेंड एन एड्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी कोई भी डिस्कशन होते हैं, कोई भी डिबेट होती है, वो सारी इसके दौरान की जाती है। तो साल में हर साल की जाती है। हर साल को सितंबर में न्यूयॉर्क के अंदर जनरल असेंबली हॉल के अंदर इसको किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले फोटो दिखाया था। इसमें क्या क्या होता है इस असेंबली के अंदर? डिसीजन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किए जाते हैं, सच एज दोज ऑन पीस और सिक्योरिटी, जो पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर, अगर किसी न्यू मेंबर का एडमिशन करना है तो वो कैसे करना है, कौन न्यू मेंबर है, क्या उसकी क्वालिफिकेशन है, चीज़ें क्या है, वो सारी देखनी पड़ेगी। बजटरी मैटर, बजट का क्या मैटर है। रिक्वायर ऑफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली। इन सब चीज़ों के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है जनरल असेंबली की। डिसीजन ऑन अदर क्वेश्चन आर बाय सिंपल मेजोरिटी। जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उन पर सिंपल मेजोरिटी के द्वारा किया जाता है। 2/3 मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में आपको बाद में बता दूंगा इजीली। कोई भी नॉर्मल अगर असेंबली है, कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है या फिर उस पे अगर कोई डिस्कशन हो रहा है, तो वोट कैसे डलते हैं? अगर कोई 100 मेंबर है टोटल, तो उसमें से अगर किसी भी नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी का मतलब एक क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं। वो जैसे मान लो 60 मेंबर्स हैं टोटल, 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, 51 मेंबर्स ने अगर किसी एक जने के पक्ष में वोट कर दिए तो वो उसको डिसीजन को माना जाएगा। मतलब 2/3 मेजोरिटी में ये होता है कि 100 का 2/3 आप निकालें, उसके बेसिस पे आपको किया जाएगा, यानी 66% के समथिंग वहाँ पर कन्फर्मेशन होना चाहिए वोट्स का, तब जाके वो कोई भी डिसीजन मेकिंग किया जाएगा फाइनली। द जनरल असेंबली ईच ईयर इलेक्टेड जीए प्रेसिडेंट टू सर्व एज अ 1 ईयर टर्म ऑफ सर्विस। जनरल असेंबली हर साल एक जनरल असेंबली प्रेसिडेंट को नियुक्त करती है, जो 1 साल की टर्म ऑफ सर्विस के लिए रहता है। अब बात करते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल एक इंपॉर्टेंट बॉडीज़ है, इसकी प्रिंसिपल बॉडीज़ है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। द सिक्योरिटी काउंसिल एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ये इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी समझते हैं। शांति और सुरक्षा को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी कंट्री के साथ, कोई दूसरी कंट्री के साथ कोई वॉर चल रही है या फिर कोई भी इशू है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को लेके कोई इशू है, तो वो सारी चीज़ें सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा देखी जाती है या फिर उनमें हस्तक्षेप किया जाता है। इसमें बेसिकली 15 मेंबर होते हैं, जो 5 तो परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। हर मेंबर का एक वोट होता है। द सिक्योरिटी काउंसिल टेक्स द लीड इन द डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टिंग ऑफ थ्रेट टू द पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। अगर एक्ट ऑफ एग्रेशन है, एक्ट ऑफ एग्रेशन का मतलब ये कहीं पर रोष दोष चल रहा है, मतलब किसी भी देश के खिलाफ, या फिर कोई जनसंख्या, कोई भी पॉपुलेशन है, कोई कम्युनिटी के लेवल पे कोई चीज़ें हो रही है, तो उनको कैसे किया जाता है? कोई थ्रेट है शांति को लेके, कोई धमकी है या फिर कुछ चीज़ें ऐसी है, तो उन सब चीज़ों को डील करता है। इट्स कॉल अपॉन द पार्टी टू डिस्प्यूट टू सेटल इट बाय पीसफुली मैनर्स, मीन्स एंड रिकमेंडेड मेथड ऑफ एडजस्टमेंट और टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट के टर्म्स को देखता है और कोशिश करता है कि शांति के तरीके से पूरी चीज़ों को सॉल्व किया जा सके। इन सम केसेस द सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिसोर्ट टू इम्पोर्ट सैंक्शन एंड इवन ऑथराइज द यूज ऑफ फोर्स टू मेंटेन और रिस्टोर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। अगर किसी देश के ऊपर किसी देश की तरफ से कोई चीज़ें की जा रही है किसी और देश के लिए, तो ये उन पर सैंक्शन भी इम्पोज करता है,
ताकि जिससे वहाँ पर पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। तो सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ प्रेसिडेंटी विच रोटेट्स एंड चेंजेस एवरी मंथ। सिक्योरिटी काउंसिल का एक प्रेसिडेंसी होती है जो हर मंथ के बेसिस पे चेंज होता है, यानी किसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, जो हर मंथ के बेसिस पे चेंज किया जाता है और हर मंथ के बेसिस पे वो इशू चेक करते हैं और उस हिसाब से उन सारी चीज़ों को चेंज किया जाता है। पर मंथली बेसिस पे उनकी मेंबरशिप को चेंज किया जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के वीटो पावर का भी एक कंसेप्ट होता है, जो वीटो पावर बेसिकली अभी 5 देशों को ही दी गई है। मैं आगे चल के आपको वीटो पावर को और ढंग से डिस्कस कर दूंगा ताकि आपके माइंड में वीटो पावर को लेकर क्लियरिटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। मैं जनरली बेसिकली आपको सबके बारे में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, पर ये है कि हाँ बेसिकली सिंपल आपके माइंड में एक कंसेप्ट होना चाहिए कि हाँ कौन कौन सी बॉडी किस तरीके से काम करती है, किस लिए बनाई गई है। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन। अब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल जैसे ही आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इकोनॉमिक और सोशल जो भी चीज़ सोशल से इकोनॉमिकली एंड सोशलिटी रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी उनको डील करती होगी। ये प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, कोई भी पॉलिसी बना रही है, पॉलिसी डायलॉग है, रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू। 3 चीज़ों को बेसिकली ध्यान रखता है, इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू एज वेल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। जो डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर उनको कैसे अप्रूव करना है, उनको कैसे अचीव करना है और उनमें इकोनॉमिक और सोशल जो चीज़ें हैं उनको कैसे ध्यान रखना है, एनवायरमेंटल के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखनी, वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल देखता है। इट सर्व एज द सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ द यूएन सिस्टम एंड इट स्पेशलाइज एजेंसी इन इकोनॉमिक सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड। इन तीनों के फील्ड में एक स्पेशलाइज एजेंसी है, सुपरवाइजिंग सब्सिडरी एंड एक्सपर्ट बॉडीज़। इट हैज़ अ 54 मेंबर, इसके 54 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के द्वारा इसको इलेक्ट किया जाता है फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर टर्म्स। इट इज़ द यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट, इनोवेटिव थिंकिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल हैं, जिसके बारे में शायद मैंने आपको पिछले किसी वीडियो में ही बताया होगा, फिर भी मैं एक बार एक नया वीडियो बना दूंगा पूरा सस्टेनेबल गोल के ऊपर। टोटल सस्टेनेबल गोल किए गए हैं, 17 डिसाइड किए गए हैं यूएन के द्वारा, जो हर स्टेट और हर कंट्री अचीव करना चाहती है, जिससे बेसिकली मेन जो उनके अंदर है वो पॉवर्टी है, एजुकेशन है, क्लीन सैनिटेशन एंड वाटर फैसिलिटी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन को, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, हेल्थ पे ध्यान देना, ये सारी चीज़ें जो है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आते हैं, जो 17 गोल डिसाइड किए गए यूएन के द्वारा। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, उनको भी इनके अंदर अचीव करने के लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रेस्पॉन्सिबल होती है। ट्रस्टीशिप काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन 1945 बाय द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के द्वारा 1945 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था अंडर चैप्टर 13 to provide international supervision for 11 trust territory that had been placed under the administration of 7 member states। 7 member states के बीच में 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, उनको मेंटेन करने के लिए इंश्योर द एडुकेट स्टे वर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस। पहले क्या था, जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी उनके अंदर सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस की चीज़ें चल रही थी, वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे थे। तो उनके बीच में कैसे, ट्रस्टीशिप का मतलब बेसिकली ये होता है कि बॉन्ड, मतलब कोई भी 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, उनके बीच में कैसे ट्रस्ट को डेवलप करना है और उनके बीच में कैसे व्यापार या फिर कैसे चीज़ें डील की जानी है, उसके लिए ट्रस्टीशिप को बनाया जाता है। बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेन सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। पहले वो सारी चीज़ें अलग अलग थी, यानी अलग अलग सब मिलजुल के काम कर रहे थे, फिर लोगों ने इंडिपेंडेंस हो गई उनके बीच में, 11 ट्रस्टीज के बीच में। द ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन 1 नवंबर 1994। 1994 में उन्होंने सस्पेंड कर दिया इस ऑपरेशन को बाय द रेजोल्यूशन अडोप्टेड बाय 25 मई 1994। एक रेजोल्यूशन को अडेप्ट किया 25 मई 1994 को, जिससे ये ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया। और इट रूल्स ऑफ प्रोसीजर टू ड्रॉप द ऑब्लिगेशन टू मीट एनुअली। पहले एनुअली मीट करते गए थे, एग्रीड टू मेजर ओकेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद इन्होंने डिसाइड करा कि अब इसको जब ज़रूरत होगी तभी हम मीट करेंगे, बाय डिसीजन और डिसीजन ऑफ हिज प्रेसिडेंट, खुद के डिसीजन और प्रेसिडेंट के डिसीजन से, एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। अगर सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली इनके मेजर की मेजोरिटी आती है तो उसके रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम इसको मीटिंग को करेंगे, वरना ट्रस्टीशिप काउंसिल का आप कोई नीड नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं आप। अब एक इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, पहली इंपॉर्टेंट बॉडी मैंने आपको सिक्योरिटी काउंसिल बताई थी, उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। ये बेसिकली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, मतलब ये जुडिशियली देखता है सारी चीज़ें, जुडिशियल से रिलेटेड सारी चीज़ें देखता है। इट इज़ सिट एट द पीस प्लेस इन द हैग, नीदरलैंड। ये एक अकेला ऐसा है 6 बॉडीज़ में जो हैग नीदरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। उसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे न्यूयॉर्क के अंदर है। द कोर्ट रोल टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय स्टेट्स एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चन। इसका बेसिकली काम क्या है, जितने भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनको सॉल्व करता है, एडवाइजरी प्रोवाइड करता है लीगल क्वेश्चंस पे, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स के द्वारा और स्पेशलाइज एजेंसी के द्वारा ऑथराइज होते हैं, मतलब ताकि किसी भी कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है,
कोई मैटर है लैंड को लेके या कोई और सैंक्शन लगा हुआ है, उस सैंक्शन को कैसे रिलीव करना है, इन सारी चीज़ों के मैटर में अगर कोई एलिगेशन लगे हुए हैं या फिर कोई सैंक्शन लगा हुआ है तो वो उनके बेसिस पे जुडिशली कैसे रिव्यू करना है या फिर उन चीज़ों को कैसे देखना है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर किया जाता है। इनके अलग से पूरा इस्टेब्लिश किया हुआ है इसको बॉडी को, जो पूरी सारी चीज़ों को जुडिशल से रिलेटेड सारी चीज़ों को देखता है। अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरिएट के बारे में। सेक्रेटेरिएट बेसिकली सचिवालय होता है। सेक्रेटेरिएट का मतलब बेसिकली हिंदी में सेक्रेटेरिएट आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर भी सारे ऑफिशियल्स मिलके किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए जो मेन पावर लगती है उस मेन पावर को वहाँ पर सिचुएटेड किया जाता है। सारा इक्विपमेंट वहाँ पर होता है ताकि उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी सारी ज़रूरतें हैं, ऑफिशियल वर्क जो भी होना है वो सारा उन ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाता है। और ईजिली कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन है, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, उसको कैसे स्टोर करना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ से चीज़ें वापस रिकवर होगी, उन सारी चीज़ों के निकलने के लिए सेक्रेटेरिएट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली मैंने आपको सेक्रेटेरिएट बताया, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द सेक्रेटेरिएट कंप्राइज सेक्रेटरी जनरल एंड 10,000 ऑफ इंटरनेशनल यूएन स्टाफ मेंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी जनरल होता है वहाँ पर और 10,000 के समथिंग यूएन स्टाफ मेंबर होते हैं। वो कैरी आउट द डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन का जो डे टू डे वर्क है उसको कैरिड करते हैं बाय द जनरल असेंबली एंड ऑर्गेनाइजेशन, अदर ऑर्गेनाइजेशन और जनरल असेंबली के बारे जो भी काम उनको दिया जाता है। द सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उनको सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो सेक्रेटरी जनरल इज ऑल्सो सिंबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडियल्स। ऑर्गेनाइजेशन आइडियल्स का वो सिंबल होते हैं। एडवोकेट फॉर ऑल वर्ल्ड पीपल स्पेशली द पुअर एंड वल्नरेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया था यूनाइटेड नेशन किस लिए काम कर रहा है? गरीबी और लोगों के बीच में विश्वास बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है। जैसे भी जितनी भी संस्थाओं को बनाया जाता है, मैंने आपके बारे में उसको आपको पहले पूरा बता दिया था मैंने उसके बारे में कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टेंस में क्यों आई है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है किसी देश को तो वो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो उसको डील कर पाए, वरना सब अपने अपने हिसाब से अपने भले के लिए काम करने लगेंगे तो पब्लिक वेलफेयर में कौन ध्यान देगा, या पब्लिक वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, पब्लिक के साथ अगर कोई चीज़ें ऐसी हो रही है जिनको कैसे डील करना है, तो उन चीज़ों पे ध्यान देने के लिए यूएन या इस टाइप की संस्था को या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाता है ताकि ये सब पे नज़र रख सके और इक्वली सबके साथ अच्छे तरीके से बिहेव हो सके। द यूएन स्टाफ मेंबर आर रिक्रूटेड इंटरनेशनली और लोकली। इंटरनेशनल लेवल पे भी इनको रिक्रूट किया जाता है, लोकल लेवल पर ही वर्क इन ड्यूटी स्टेशन पर इनका वर्क होता है। एंड पीस कीपिंग मिशन ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये बात काम करते हैं, बट सर्विंग द कॉज ऑफ पीस इन अ वायलेंट वर्ल्ड इन अ डेंजरस ऑक्यूपेशन। सिंस द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन हंड्रेड्स ऑफ ब्रेव मैन एंड वुमेन हैव बीन गिव देयर लाइव्स एट सर्विस। बहुत सारे ब्रेव मैन और वुमेन्स इसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हैं ताकि यूनाइटेड नेशन अच्छे से वर्क कर सके, काफ़ी सारी चीज़ों पर वो ध्यान दे सकें, इसलिए उनकी मेन पावर को लगता है वहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने आपको सारा यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में सारी डिटेल्स बता दी है। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। द एजुकेशन हब, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेल कर सकते हैं डायरेक्ट द एजुकेशन हब 138@gmail.com। थैंक यू सो मच।